अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा। आज हमारे साथ जो दोस्त आए हैं उस्मान दस्तगीर साहब। उस्मान दस्तगीर साहब ने जो है बीएस कंप्यूटर साइंस जो है फास्ट से की हुई है, मेरे बैचमेट हैं। उसके बाद अभी वो करंटली जो है वो डीएचक्यू पाकपतन में काम कर रहे हैं। बाकी की कहानी उन्हीं से सुनते हैं और देखते हैं कि डीएचक्यू की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको किस तरह का टेस्ट पास करना पड़ता है टुवर्ड्स गेटिंग द जॉब। तो शुरू करते हैं। उस्मान साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली थैंक्स, आप माशाल्लाह अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। थोड़ा सा बताएं अपना बैकग्राउंड कि आप जो है कहाँ से ग्रेजुएशन और जो है फैसी वगैरह की है और अभी करंटली क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाब। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मतलब कि आज इधर इनवाइट किया इंटरव्यू के लिए। देखें, इस टाइम जो मैं जॉब कर रहा हूँ वो है आईटी एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर इन डीएचक्यू हॉस्पिटल पाकपतन। ये मेरा मतलब आबाई शहर है, मैं इधर ही मतलब कि सेटल हूँ और साथ जॉब कर रहा हूँ। मेरी ग्रेजुएशन फास्ट इस्लामाबाद कैंपस से है, 2011 की है, मतलब 2007 to 11। उसके बाद मैंने जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे तकरीबन 2.5 साल लाहौर में एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम किया। मीन टाइम मैंने अपना साथ ही एमफिल कंप्लीट किया यूआईटी लाहौर से। उसके बाद मैं काफ़ी अर्सा मतलब कि टीचिंग लाइन में रहा हूँ। टीचिंग में मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस को, एक और डिग्री जो आजकल काफ़ी चल रही है एडीपी के नाम से, मतलब कुछ एचएससी की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया, लेकिन उसके कंप्यूटर के कोर्सेज। अभी इधर मुझे ये आईटी ऑफिसर की जॉब करते हुए तकरीबन 4 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। मैं 2017 से ये जॉब कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। जहाँ तक बात है कि ये इस जॉब का क्या स्टेटस है, ये मतलब कि इसका हायरिंग प्रोसेस किस तरह से है। देखिए, जिस तरह से बाकी किसी भी जॉब के लिए गवर्नमेंट जो सारा एक प्रोसेस फॉलो करती है कि इसका पहले न्यूज़पेपर में ऐड आया था, देन इसका मतलब कि टेस्ट और इंटरव्यू। गवर्नमेंट में या किसी भी अब दूसरे इदारे में दो तरह के काम चल रहे हैं। चूंकि मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ तो इसलिए मैं ज्यादा गवर्नमेंट को फोकस करूंगा। गवर्नमेंट किस तरह से कर रही है कि अगर फास्ट रिक्रूटमेंट करनी है, फास्ट रिक्रूटमेंट को उनको 2-3 माह में उनको हायरिंग जो है मतलब के कैंडिडेट्स रिक्वायर हैं कि आ जाए हमारे पास एम्प्लॉयज, वो एनटीएस के थ्रू करती है। आजकल यूटीएस पीटीएस ये सारी सर्विसेज भी चल रही हैं, वो इनके थ्रू जाती है। क्योंकि जो पीपीएससी एफपीएससी ये जो मतलब कि इनके थ्रू रिक्रूटमेंट होती है तो इसमें एक काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। पीपीएससी 6 महीने साल ले लेती है, एफपीएससी शायद इससे भी ज्यादा का टाइम लग जाता है। अब मैं दोबारा अपनी जॉब की बात करता हूँ। डीएचक्यू में एज ए आईटी ऑफिसर जब 5 साल पहले गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो इन्होंने इसको नाम दिया था रीवैम्पिंग ऑफ हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स की उन्होंने बिल्डिंग सारी रेनोवेट की हैं। हॉस्पिटल के एचआर को स्ट्रेंथन किया है। एचआर में एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस क्लिनिकल दोनों। मैं जिस तरह से अपनी बात करूं तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे हूँ। क्लिनिकल साइड पे डॉक्टर्स, कंसल्टेंट और बाकी जो नर्सेज वगैरह दूसरे क्लिनिकल स्टाफ हैं वो भी एज वेल एज स्ट्रेंथन हुए हैं। हमारी रिक्रूटमेंट इन्होंने तेजी से करनी थी तो एनटीएस के थ्रू की। एनटीएस ने अपना मतलब कि जिस तरह से उनका प्रोसेस है, टेस्ट कंडक्ट किया। टेस्ट के बाद इंटरव्यूज डिपार्टमेंट ने खुद किए थे। डिपार्टमेंट में प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने अपना एक सब डिपार्टमेंट बनाया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, पीएमयू। पीएमयू आपने अगर नाम सुना हो तो जितनी भी फास्ट रिक्रूटमेंट बाकी इदारों में मतलब लैंड रिकॉर्ड का सिस्टम है या कुछ और इदारे हैं, उन लोगों ने भी पीएमयू बना के, मैं ये पीएमयू की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा काम फास्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि थोड़ा सा जब ये सारे कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा, हो सकता है पीएमयू को खत्म कर दिया जाए या मर्ज करके कहीं और उसको डिपार्टमेंट का पार्ट बना लिया जाए। अच्छा, अब टेस्ट के बाद, एनटीएस टेस्ट के बाद मेरिट बना और इन्होंने जो टॉप 5 कैंडिडेट थे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया पीएमयू लाहौर में। उधर एक स्टेप पे इन्होंने फर्स्ट इंटरव्यू लिया, देन
जो 5 में से जो मतलब कि टॉप 5 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू के बाद उसमें से टॉप के 2 कैंडिडेट सेलेक्ट किए सेकंड इंटरव्यू के लिए और उनका इंटरव्यू किया। उसमें से एक बंदा जो भी सिलेक्ट हुआ, मतलब जिससे मैं सिलेक्ट होके डीएचक्यू पाकिस्तान में एज ए आईटी ऑफिसर जॉब कर रहा हूँ। एक और चीज, ये सीट पीपीएससी वगैरह की तरह जनरल नहीं है। मैंने स्पेसिफिक अपने इसी सिटी के लिए, इसी हॉस्पिटल के लिए अप्लाई किया था। अदरवाइज पीपीएससी में आपसे बाद में पूछा जाता है या समटाइम्स जहाँ पे आपका मेरिट बन रहा हो आपको वहां पे अपॉइंट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं था। हर हॉस्पिटल का, हर डिस्ट्रिक्ट का अलहदा से मेरिट, एनटीएस में जो मेरिट बनने थे वो तो एक लाजमी स्टेटस हो गया कि आपने टेस्ट पास करना है जो उनकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इंटरव्यू और उसके बाद अपॉइंटमेंट आपके स्पेशल मतलब कि जिस जिस स्टेशन पे जिसकी ख्वाहिश थी, जिधर जिसने अप्लाई किया था उधर मेरिट अलहदा से बना है। तो गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस 2 फेजेस में किया है। तकरीबन पूरे पंजाब में तकरीबन 115 के करीब हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें तकरीबन 25 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं और बाकी को 85 या कितने 85 के राउंड अबाउट तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट ने, मैं जिसका बात कर रहा हूँ कि 2 फेजेस में काम किया ये रिक्रूटमेंट सारी। फर्स्ट फेज में 40 हॉस्पिटल्स को इंक्लूड किया है और सेकंड फेज में बाकी 85 हॉस्पिटल्स को इंक्लूड किया है। मेरी रिक्रूटमेंट फर्स्ट फेज की है जिसमें 25 डीएचक्यूज और 15 टीएचक्यूज शामिल थे। 25 डीएचक्यूज में से पाकपतन जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल उसमें से एक उसमें से है और मेरी इधर अपॉइंटमेंट है। ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह यार, बड़ी इंप्रेसिव जर्नी है आपकी। अच्छा, आपने बताया कि जो मेरी जॉब थी वो आईटीएसओ यानी कि आईटी एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के तौर पे है। जी। तो इसमें क्या करना होता है, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है जो विद इन जो है डीएचक्यू के जो है जो चीजें आपने मैनेज करनी होती हैं वो क्या क्या होती है? देखें, इसमें आईटी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के हवाले से ये 2 पार्ट हैं जॉब के। मतलब इसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है 2 चीजों पे कंसिस्ट कर रही है, आईटी एंड स्टैटिस्टिकल। मैं पहले स्टैटिस्टिकल को इसलिए डिस्कस करूंगा कि ये छोटा पार्ट है। जी जी जी। स्टैटिस्टिकल में किसी भी किस्म की रिपोर्टिंग जो है हॉस्पिटल की, वो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल है। मुझे मतलब कि मेरी ड्यूटी में इंक्लूड है वो। उसमें रिपोर्टिंग में क्या क्या हो सकता है, अब मैं कुछ अगर ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज करूं तो हमारी मंथली रिपोर्ट्स होती हैं। मंथली रिपोर्ट्स किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी डॉक्टर ने कितने पेशेंट चेक किए हैं, उसने कितने मतलब कि मरीज एडमिट किए हैं, कितने डिस्चार्ज किए हैं, किस कैटेगरी के पेशेंट चेक किए हैं। फॉर एग्जांपल गायनी की अगर मैं बात करूं तो गायनी में कितने ऑपरेट हुए हैं, कितनी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं, कितने ऑपरेट के थ्रू डिलीवरीज हुई हैं, अगर कोई डेड बेबी हुआ है तो वो कितने हुए हैं। मैं ये एक किसी एक डिपार्टमेंट को लेके चल रहा हूँ। ठीक तो है। ये सारा कुछ स्टेटिस्टिकल ऑफिसर के तौर पे है कि जितनी भी मतलब रिपोर्टिंग टास्क है वो मेरे अंडर हो रही है। नो। ये रिपोर्टिंग किसी भी टाइम और किसी भी ड्यूरेशन की हो सकती है। गवर्नमेंट में जिस तरह से आपको पता है कि एनुअल ऑडिट जून के मतलब फाइनेंशियल ईयर जून टू जून का चल रहा होता है, जुलाई टू जून का। ठीक है। जून के बाद भी रिपोर्टिंग मुख्तलिफ हवाले से होती है। अभी एक एपिडेमिक जो कोरोना की चल रही है तो उसकी एक एक्सेसिव किस्म की रिपोर्टिंग है। डेली बेसिस पे हमें बताना पड़ता है कि कितने पेशेंट एडमिट हैं, कि क्या उनका स्टेटस है, ऑक्सीजन पे है, आईसीयू में है, क्या उनका करंट स्टेटस क्या है, उनकी क्या कंडीशन क्या है। तो ये था पार्ट स्टेटिस्टिक्स का। अब मैं बात करूंगा आईटी ऑफिसर के तौर पे, जो मेरा मतलब मेजर रोल है। आईटी ऑफिसर में एक आपने मतलब कि गवर्नमेंट का एक इदारा जो है पीआईटीबी, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, उस तकरीबन पिछले 10 सालों से 8-9 सालों से काफी ज्यादा इफेक्टिव है तकरीबन सारे ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। वो एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी पीआईटीबी ने काफी ज्यादा वेबसाइट्स या पोर्टल्स को ऐसे बना के उनको ऐसा फैसिलिटेट किया हुआ है, तकरीबन सब काम ही उनका अब ऑनलाइन हो रहा है। मैं पिछले दिनों एक जेल विजिट कर रहा था, ऑफिशियल विजिट था मेरा।
प्रिजन डिपार्टमेंट में भी इवन पीएटीबी ने सारा रिकॉर्ड उनका ऑनलाइन कर दिया, जितने उनके कैदी जो प्रिजनर्स हैं और उस तरह से। अच्छा, अब दोबारा मैं हॉस्पिटल पे आता हूँ। हॉस्पिटल में जितना भी टास्क है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें आईटी इस हद तक इन्वॉल्व हो चुकी है कि मोस्टली हॉस्पिटल्स में अब जो इवन डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब कर रहे हैं वो कंप्यूटर पे टाइप करके कर रहे हैं। इसका फायदा क्या, जिस तरह से हम मतलब कि इंटरनेशनली देखते हैं, ईएमआर डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल सारा रिकॉर्ड जो है, कि कोई पेशेंट अगर 6 महीने साल बाद भी आएगा, उसका एक जो यूनिक आईडी उसको एक असाइन हुआ होगा, उसकी बेस पे उसका 6 महीने पुराना, साल पुराना रिकॉर्ड भी हम देख सकेंगे कि उसको क्या डिजीज थी, क्या क्या उस टाइम उसको मेडिसिन दी गई थी, क्या क्या उसको मतलब बाकी जो भी उसकी मेडिकल हिस्ट्री होगी, ये सिस्टम सेव कर रहा होता है। तो ये पीएटीबी की एक बहुत अच्छी एफर्ट है। अब ये एक ओवरऑल जेनेरिक पिक्चर है। अब मैं अगर इसकी डीप जाके बात करूं, तो जिस तरह से बैंक्स में क्यूएमएस सिस्टम होता है, क्यूमेटिक सिस्टम होता है, इवन हॉस्पिटल्स में एक बिगर लेवल का क्यूमेटिक सिस्टम भी मोस्टली हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल मतलब कि क्यूमेटिक सिस्टम में क्या है कि आपने हॉस्पिटल एंटर हुए हैं, आपने एक टोकन, जिस तरह से बैंक्स में हम जाते हैं तो टोकन ले लेते हैं और हम अपनी बारी का इंतजार करते हैं। हमने चेक कैश करवाना है तो हम उधर देखते रहते हैं कि हमारा टोकन कब वो बारी आएगी, नंबर। तो इधर भी तकरीबन वही सेटअप कि हम कोई भी पेशेंट अगर आता है तो वो टोकन ले लेता है और देन उस किस डॉक्टर के पास जाना है, उधर उसकी ऑटोमेटिक एक नंबरिंग क्यू चल रही होगी और वो अपनी बारी का क्यू का वेट करेगा अपनी टर्न का। अब देखें, ये इतने बड़े सेटअप जब लग चुके हैं तो इन सारों की सपोर्ट के लिए एक नॉन टेक्निकल बंदा इनको सपोर्ट नहीं दे सकता। तो इसके लिए मतलब कि मेरी अपनी ड्यूटी में या जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं एज ए आईटी ऑफिसर इन सब टास्क की सपोर्ट दे रहा था। हॉस्पिटल को अगर ओवरऑल देखें, जो डीएचक्यू पाक पता है तकरीबन ये 11 एकड़ पे है, एक अच्छा खासा मतलब एरिया है। लेकिन अगर मैं बड़े हॉस्पिटल के साथ कंपेयर करूं, जो मतलब के लाहौर के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो मतलब के शेखुपुरा में हैं या टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, वो इससे 3 गुना 4 गुना बड़े हैं। उनकी सिक्योरिटी के लिए कैमराज लगे हुए हैं। अब मेरे पास इधर 64 कैमराज लगे हुए हैं, जिनकी मैंने उनकी मेंटेनेंस भी मैंने देनी है। उनको लाइव किया हुआ है, मतलब कि मुख्तलिफ लोकेशंस पे डिपार्टमेंट उनको लाइव देख रहा है। इधर से मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, मतलब कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में उनको लाइव देखा जा रहा है। एमएस जो हॉस्पिटल का इंचार्ज है उनको लाइव देख रहा है। तो इस तरह की चीजों की सपोर्ट भी वो भी मैंने ही देनी। तो ओवरऑल मिल मिला के ज्यादा सपोर्टिव काम है, डेवलपमेंट के काम उस तरह से यहाँ पे नहीं है। लेकिन सपोर्टिव के ऐसे नहीं है कि ये चुटकी बजा के हो रहे हैं, डेफिनेटली उस पर एक मतलब एफर्ट करनी पड़ती है। तो उस पर्पस के लिए मेरे अंडर तकरीबन 15 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, जो मैं उनसे मतलब कि टास्क उनको डिफरेंट असाइन किए हुए हैं कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है। तो इस तरह से सारा सेटअप चल रहा है। ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो ये तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मतलब आपका रिकॉर्ड जो है हमारा मेंटेन हो रहा है। कल को एक आईडी मिलती है और सिर्फ जो है उसकी बेस पे मेरी हिस्ट्री जो है वो ट्रैक हो जाती है। तो डॉक्टर्स को ज्यादातर ज्यादातर हॉस्पिटल में ऐसा हो चुका है, जहां नहीं हुआ वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर मतलब कि गवर्नमेंट प्लान में है, क्यू में है कि ये हो जाएगा। ठीक है। तो अच्छा उस्मान साहब, आपने बताया कि रिपोर्ट करना होता है, तो आपकी रिपोर्टिंग मोस्टली मतलब जैसे डीएचक्यू है तो डिस्ट्रिक्ट जो है मैनेजमेंट जो होती है यानी कि डीसी वगैरह, इनकी तरफ आपने रिपोर्टिंग करनी होती है, या ये पंजाब लेवल पे यानी कि प्रोविंशियल लेवल पे हो रही होती है ये जो रिपोर्टिंग है आपकी? लेकिन ज्यादा रिपोर्टिंग प्रोविंशियल लेवल पे होती है। आजकल आपको पता है व्हाट्सएप इतने मतलब कि ज्यादा चल रहा है। पंजाब लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन व्हाट्सएप पे ही आ रही है कि जी आज हमें ये रिपोर्ट चाहिए, 2007-8 का रिकॉर्ड चाहिए, 2015 का चाहिए, 20 का चाहिए, इस ड्यूरेशन का चाहिए, ये रिकॉर्ड चाहिए। समटाइम्स वो एक्सेल शेयर कर देते हैं, समटाइम्स वैसे मैनुअली मांग लेते हैं। जिस तरह से भी हम व्हाट्सएप पे ही उनको रिप्लाई कर देते हैं। अभी पिछले दिनों, ये तकरीबन पिछले 6 माह में काफी ज्यादा रिक्रूटमेंट डॉक्टर्स की, एमओस मेडिकल ऑफिसर, वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स की हुई। डेली बेसिस पे हम उनको रिकॉर्ड प्रोवाइड कर रहे थे कि इतने हमारे पास रिक्रूट होके आ चुके हैं, इतनी सीटें वैकेंट हैं, ताकि वो नेक्स्ट प्लान, नेक्स्ट इंटरव्यूज उसके मुताबिक कर सकें, नेक्स्ट जो भी उनकी
अपॉइंटमेंट्स है डॉक्टर्स की वो उसके मुताबिक कर सकें। तो ये डेली अपडेट्स थी। आजकल जिस तरह कोरोना चल रहा है तो उसकी डेली अपडेट्स जा रही हैं। पिछले दिन मतलब अभी तो उतना इशू नहीं है। लास्ट ईयर जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो आपने देखा होगा कि मास्क शॉर्ट थे मार्केट में, कोई मतलब के सैनिटाइजर नहीं मिल रहे थे, डेटोल ऐसे लोग ले रहे थे कि शायद इसी से ही खत्म एंड होगा। ऑफ टाइम स्टार्ट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, वो पैनिक मोड में थे लोग। हाँ तो जी। उस सिचुएशन में मतलब कि डेली बेसिस पे हम डिपार्टमेंट को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, इवन इसमें जो मतलब कि एनसीओसी नेशनल कमांड एंड कंट्रोल बना हुआ है जो इस कोरोना को डील कर रहा है इस्लामाबाद में बैठ के फेडरल लेवल पे, उनको भी डेली बेसिस पे अपने पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स और मतलब कि वो कोरोना के लिए कोई स्पेशल सूट होते हैं, किट्स होती हैं, इनकी रिपोर्टिंग दे रहे थे कि हमारे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है, इतना रह गया, या ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इसका हमें भेजें। तो ये चीजें फिर डेली बेसिस पे चल रही है। ज्यादातर रिपोर्टिंग व्हाट्सएप पे चल रही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, तो उस्मान साहब अब आते हैं थोड़ा-सा इसके जो है पासिंग और जो है उसपे कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो मुझे सबसे पहले बताइएगा कि जो है इसके लिए एजुकेशन आया बीएस जो है आईटी होना लाज़मी है, बीएस कंप्यूटर साइंस है, या कौन-कौन सी डिग्रीज़ हैं जो इस जॉब के लिए आईटीडीएचक्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखें इसमें BSIT, BScs, BSsc सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसमें कोई इतना ज्यादा फर्क गवर्नमेंट नहीं कंसीडर कर रही। कुछ जगहों पे SC को प्रेफर किया जाता है कि जी ये वो PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड है। अदरवाइज इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। तो किसी भी कैटेगरी का आपने कंप्यूटर रिलेटेड ग्रेजुएशन की हो, जब इसका ऐड आया था तो उन्होंने सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर किया था। मेरा अपना उस टाइम 4 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस था उस टाइम जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी। चूंकि मेरा होम टाउन है, मतलब कि मैं खुद एक लाहौर से निकल के इधर आया था, तो होम टाउन की वजह से आया था। तो मेरा नहीं ख्याल किसी भी स्टेशन पे उस टाइम 1 साल का बंदा सिलेक्ट हुआ था। ज्यादातर लोग अपने होम स्टेशन की वजह से, होम टाउन की वजह से आए थे। उनका एक्सपीरियंस ज्यादा ही है लोगों का। ठीक, ठीक। तो आपने ये बताया, पॉइंट आउट किया कि जो है ना एक्सपीरियंस जो है वो मतलब आपका 4 साल का था। तो आया गवर्नमेंट ने इसको मतलब कोई कंसिडरेशन में कोई आपको बेनिफिट दिया हो या कहा हो कि हाँ जी आप 4 साल एक्सपीरियंस रहे हैं तो हम आपको मतलब पे वाइज़ या किसी किसी भी एक फॉर्मेट में आपको उस चीज़ को एप्रिसिएशन मिली हो? लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने जब हमें स्टार्ट किया था तो मार्केट बेस्ड सैलरी का कह के किया था। उस टाइम जो एक 17 स्केल की नॉर्मल जो सैलरी चल रही थी वो 45 टू 50 के राउंड अबाउट थी। हुँ, तो उन्होंने स्टार्ट में हमें 60 दिया था इसी चीज को कंपनसेट करने के लिए कि क्या बात है। कोई ज्यादा का भी अगर एक्सपीरियंस के साथ आ रहा है, लेकिन मतलब कि प्रोसेस को चलाने के लिए 60 का पैकेज दिया गया था। ठीक, ठीक, सही है। तो अच्छा अच्छा इसके लिए कोई उन्होंने मतलब एग्ज़ाम्पल है आपका 4 साल का एक्सपीरियंस था तो आप अराउंड अबाउट 24 टू 26 इयर्स के होंगे। तो मुझे बताइए कि इसके लिए कोई मैक्सिमम एज भी उन्होंने कही हुई थी कि इससे बड़ी उम्र के जो है वो अलाउ नहीं है अप्लाई करने के लिए, या इसमें कोई एज़ सच एज लिमिटेशन थी इस जॉब में? ऐसा जो गवर्नमेंट की बाकी जगहों पे एज लिमिटेशन चल रही है जी, जी। वो हर जगह सेम ही है। वो सेम किस तरह से होती है कि गवर्नमेंट मतलब कि जो एज लिमिट रखती है 30 ईयर की एज लिमिट होती है और 5 ईयर एज रिलैक्सेशन होती है। तो एक रफली 35 बन जाती है। वो इस जॉब के लिए भी वही एज लिमिट थी, तो स्पेशल उन्होंने नहीं रखी। ठीक, ठीक। अच्छा, आपने टेस्टिंग मेथड का उस्मान साहब बताया था कि जो है ना एनटीएस के थ्रू हुआ। चलें ये तो हमें जी जी। जो है वो पता चल गया। लेकिन एनटीएस के टेस्ट में एक जर्नल टेस्ट था या रिलेटेड टू आईटी था? जैसे यूजुअली तो एक एनटीएस का एक पुराना फॉर्मेट है कि वो मैथ के 35 क्वेश्चंस, वो एनालिटिक्स के कोई 30-35 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 10-15, कोई इस तरह का थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज वगैरह मिला के यूजुअली एक एक ओल्ड पैटर्न था। आया कोई टेक्निकल आपका जो है वो टेस्ट हुआ था और टेक्निकल हुआ था तो उसमें क्या-क्या था, और आया मतलब जो एक ओल्ड फॉर्मेट है उसी को जो है ना हमें कंटिन्यू करा? नहीं, जब इस तरह के स्पेसिफिक सीट का कोई गवर्नमेंट टेस्ट लेती है तो नॉर्मली वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। इसका जब एनटीएस ने टेस्ट लिया था तो 80-20 की रेशो थी।
20% में इंग्लिश और कुछ मैथ के क्वेश्चन या जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, 80% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक था। अब मैं अपनी सीट की बात करूं तो 80% आईटी रिलेटेड था। उसमें भी अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं तो ज्यादा जो इस तरह की सीट्स के लिए जो मतलब के सब्जेक्ट फोकस किए जाते हैं, वो नेटवर्किंग का, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, डेटाबेस का, या एक जनरल आईटी का जो एक इंफॉर्मेशन मतलब इंट्रोडक्शन टू आईटी कह सकते हैं, उसको ज्यादा फोकस किया जाता है। ठीक जितना ज्यादा एक्सपीरियंस करते जाएं, गवर्नमेंट नेटवर्क पे ज्यादा फोकस रखती है, नेटवर्किंग के सब्जेक्ट पे। ठीक है, यही यानी कि अगर किसी इंटरेस्ट देना तो नेटवर्किंग को जो है वो ज्यादा बेहतर, मतलब कभी भी सीट्स आती हैं तो जो है कभी भी सीट्स आती हैं, कोर नेटवर्क और इसका नेटवर्क साथ लिंक हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको मतलब कि किसी भी कैंडिडेट को लाजमी फोकस करना चाहिए। ठीक ठीक सही है। तो आप आया, आपने जब एक दफा टेस्ट दे लिया जो है ना और पास आउट हो गए, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू जो है वो जैसे आपने बताया पाकपतन में ही हुआ था जो है रिलेटेड टू नहीं, इंटरव्यू मेरा हुआ था पीएमयू लाहौर में। पीएमजी लाहौर। ठीक है, सही है सही है। तो उसमें क्या क्या मतलब उसमें भी उन्होंने टेक्निकलिटी से रिलेटेड पूछा था, या मतलब जो है एक जनरल जैसे एचआर का इंटरव्यू होता है उस तरह का इंटरव्यू होता है? नहीं, उसमें जो 3 लोगों का पैनल था जब मेरा इंटरव्यू हुआ था। जी जी एक उसमें मतलब कि साइकोलॉजिस्ट भी बैठे हुए थे। एक थोड़े इस्लामिक लिहाज से उन्होंने क्वेश्चन किए थे, बाबा जी बैठे हुए थे। उन्होंने मतलब कि क्वेश्चन मेरे से जो मुझे याद आ रहे हैं कि कितनी सूरतें हैं, कितने सजदे हैं कुरान पाक में, माशाल्लाह। और इस तरह के क्वेश्चन उन्होंने किए थे जो नॉर्मली पीपीएससी वगैरह में भी किए जाते हैं। एक डायरेक्टर आईटी थे जो उस टाइम पीएमयू में मतलब के अपॉइंट थे। उन्होंने स्पेशली मतलब के सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन किए थे, या कोई तकरीबन ये इंटरव्यू 10 से 15 मिनट का हुआ था इंटरव्यू। ठीक ठीक ठीक, यानी कि ओवरऑल हर फील्ड से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए गए जो ओवरऑल तकरीबन हर फील्ड से। जिस तरह का एक देन पीपीएससी का होता है, कुछ जो है आपका टेक्निकलिटी से रिलेटेड, बाकी थोड़ा एक जेनेरिक जो है उसको जी फिल बिल्कुल, आउट डन बिल्कुल हो ऐसे ही है। डन हो गया। जो और अच्छा, इसका जी 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 इसका एक सेकंड इंटरव्यू देन जो उसके बाद उन्होंने किया था, मतलब जैसा मैंने पहले स्टार्ट में बात की कि फर्स्ट इंटरव्यू के लिए उन्होंने एनटीएस के जो टॉप 5 कैंडिडेट्स थे किसी भी हॉस्पिटल के जो सिलेक्टेड थे, वो चूज किए थे। सेकंड इंटरव्यू के लिए उन्होंने टॉप के 2 कैंडिडेट्स चूज किए थे। वो एक मतलब कि उनकी आगे अपनी सिलेक्शन थी, उसमें कोई इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चनिंग नहीं हुई थी। ठीक वो सिंपल ही था कि मतलब कि आप क्यों करना चाहते हैं, अगर आपको मतलब वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हों तो आप छोड़ के जाएंगे, नहीं जाएंगे, आपकी रेजिडेंस किधर की है। वो एक जनरल इस तरह के क्वेश्चन थे। वो एक आपकी मेंटल एबिलिटी या साइकोलॉजिकली आपको चेक करना चाहते हैं कि हम इसको जॉब दें, हम इस पे एफर्ट करें, इसको सारा एक प्रोसेस सिखाएं और ये 6 महीने बाद छोड़ के चला जाए। तो वो सेकंड इंटरव्यू थोड़ा इस किस्म का था। इस नोयत का था कि जो है ना आपकी जॉब रिटेंशन के बारे में क्या ख्याल आता जॉब है? इंटेंशन क्या थी। डन हो गया। अच्छा अच्छा उस्मान साहब, आपने अभी बताया कि जो है ना कि बंदा ये कब छोड़ के जाएगा, या ये इससे रिलेटेड भी पूछ रहे थे। तो एग्जांपल लेते हैं कि वो एक्स वाई जी पर्सन है, ही डजंट बिलोंग टू पाकपतन जो है ना, लेकिन कह लें कि चलें उसकी जो है कह लें कि फर्दर जो है वो उधर मूव करना चाह रहा है, या कोई भी उसकी जो है ना आप रीजन लगा लें कि जो है ना जिसकी वजह से वो पाकपतन में मूव करना चाहता है। तो आया मतलब जो है पाकपतन से होना, जैसे आप उस्मान साहब तो पाकपतन से थे जो है ना जब उन्होंने टेस्ट जी किया, जी। तो उनका इरादा भी पाकपतन। तो शिनाख्ती कार्ड पे पाकपतन की रेजिडेंस होना डीएचक्यू में अप्लाई करने के लिए जरूरी थी, या मैं किसी भी जो है शहर का हूं पंजाब से, मेरी मर्जी है कि मैं जिस मर्जी हॉस्पिटल के लिए जो है अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, देखें, हर हॉस्पिटल में एक सीट थी। जी 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 जी। आप मतलब कि कोई भी कैंडिडेट किसी भी सीट के लिए अप्लाई कर सकता था। उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि या आपका कोई परमानेंट रेजिडेंस उस सिटी का या उस एरिया का होना जरूरी नहीं था। ठीक। अच्छा, तो सही है, यानी कि उसमें कोई जो है वो पंजाब का शहरी होना चाहिए, मैं अपने जी कर तो जी बिल्कुल प्रोविंशियल, तो बिल्कुल। वो जो है वो कहीं से भी अप्लाई कर सकता था, उसलिए जी, कोई जरूरी नहीं है। डोमिसाइल रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कोई भी। डन हो गया डन हो गया। अच्छा अच्छा, इसकी जो क्या नाम है उस्मान साहब, हमने ये तो देख लिया कि टेस्ट क्या क्या होता है, इंटरव्यू किससे रिलेटेड होता है। तो इसकी जॉब्स जो है वो यूजुअली क्या न्यूज़पेपर पे आती हैं, ऑनलाइन आपने कैसे देखी, और जो है आप दूसरों को क्या रिकमेंड करेंगे कि कहाँ से इस चीज के बारे में पता चला? देखिए, जब मैं अपनी ग्रेजुएशन मेरी हुई थी,
उस टाइम मतलब मैंने चूंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब की थी, मैं अपने पर्सनली मतलब मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं रोजी डॉट पीके को सबसे बेस्ट समझता था, क्योंकि वो इंडस्ट्री में उस पे अच्छी जॉब्स आ रही हैं। अब जबकि मैं गवर्नमेंट लाइन में आया हुआ हूँ, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, मैं कुछ चेंज करना चाहूँ तो मैं एक और वेबसाइट रेगुलर विजिट करता हूँ, मैं वो आपसे शेयर करूंगा। VU लर्निंग वर्चुअल यूनिवर्सिटी VU learning.com, उस पे गवर्नमेंट की काफी ज्यादा जॉब जो भी चाहे वो पंजाब, सिंध, केपी के किसी भी एरिया की हैं, तो वो काफी ज्यादा मतलब जॉब वो सारे उस पे शेयर होती रहती हैं। तो मैं इवन अभी भी बाज का कोई इंटरेस्टेड लगे तो मैं वही साइट फॉलो करता हूँ। डन हो गया। मैं इंशाल्लाह इसको कोशिश करूंगा मैं पेस्ट भी कर दूं, जो है ना। और इसके अलावा जी कोई जी, वेबसाइट जो रिकमेंड करना चाह रहे हो आप? नहीं रिक्रूटमेंट के हवाले से गवर्नमेंट जॉब्स में मुझे मैं यही वेबसाइट फॉलो करता हूँ, मुझे इसने कभी मतलब कि परेशान नहीं किया, डिसअपॉइंट नहीं किया है। अच्छा अच्छा उस्मान साहब, डिसअपॉइंट नहीं किया। आपने अभी अभी कहना चाह रहे थे कि अभी आपने कहा कि जो है ना कि मतलब जो है जो है क्या नाम है, स्टडी रिलेटेड जो है ना, कि मतलब जो है ना बीएस कंप्यूटर साइंस और वो उसके बारे में कह रहे थे। तो क्या होता था कि इंजीनियरिंग में ना एक होता था कि पीईसी की जिसकी डिग्री है ना, वो उसी को कोशिश करते बिल्कुल, थे कि जो है ना प्रेफर करने की, जो है ना तब आप डिस्कस भी कर रहे थे। तो आया मतलब जो है कंप्यूटर साइंस या आईटी में भी कोई उनकी प्रेफरेंस थी? मतलब आपने तो माशाल्लाह बड़े रिनाउंड इंस्टीट्यूट से किया, फास्ट से किया। यूजुअली एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ये आपने वीयू लर्निंग कर दिया, तो उसी से मेरे एक जो है माइंड में क्वेश्चन है कि अगर किसी ने वीयू से किया हुआ है या वो किया हुआ है, तो आया वो स्टिल ही वाज एबल टू अप्लाई फॉर द जॉब जो है, या लेकिन क्या उसका हिसाब किताब था? मुझे मुझे देखें, मुझे 4 साल हो चुके हैं, शायद ज्यादा टाइम हो चुका है अब इस जॉब को करते हुए या गवर्नमेंट इदारे में जॉब करते हुए। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट आपको आपके इदारे को देखती है, आपकी पीछे यूनिवर्सिटी को देखती है। जब भी कहीं पे भी मेरिट बन रहा होता है, किसी भी सीट का मेरिट बन रहा होता है, चाहे वो आईटी ऑफिसर है, चाहे किसी और कैटेगरी के, किसी और कैडर के या किसी और इदारे में है, आपके पीछे क्वालिफिकेशन का मेरिट बन रहा होता है। देन अगेन आपके जो टेस्ट, चाहे वो रिटर्न एनटीएस ने लिया है, पीपीएससी ने लिया है, उसके थ्रू बन रहा होता है। अगर जो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं वो ऑटोमेटिकली ये दो चीजें पास आउट कर जाते हैं, Awesome. मतलब वो रिटर्न ही, अगर कोई ऐसे किसी ने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा या मतलब किसी एक निचले दर्जे की यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, कोई भी यूनिवर्सिटी अगर, तो वो रिटर्न ही पास नहीं कर पाता। ठीक तो है। ये एक जो फिल्टर रिटर्न का लगा हुआ है ना, इससे सारे नहीं गुजर पाते। ठीक है, ये वो अल्टीमेटली प्रोसेस कर देता है वो चीजों को एलिमिनेट, लेकिन प्रोसेस ऐसे कर देते हैं। वो जो है पीछे मतलब कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई होती कि जो है ना वो। गवर्नमेंट की तरफ से मैंने कहीं पे भी नहीं देखा कि किसी भी जॉब के लिए रिस्ट्रिक्शन ऐसी लगी हो कि फलां यूनिवर्सिटी नहीं अप्लाई कर सकती या ये नहीं एलिजिबल। डन हो गया, डन हो गवर्नमेंट में गया। ऐसे नहीं है। ठीक है। तो अच्छा अच्छा जो बंदे इस जॉब में इंटरेस्टेड हो आईटी में, उनके लिए क्या एडवाइस आपको लगता है कि आया मतलब हेक्टिक जॉब है या एक ऑब्वियसली गवर्नमेंट कोई भी जॉब हो चैलेंजिंग तो होती है, तो किस लेवल की चैलेंजिंग है, कितना उसको माइंड, मतलब अगर वो अप्लाई भी करना चाह रहा है उसके माइंड में कितना होना चाहिए कि यार इतनी जो है आपको मसाइल आएंगे, तो आप अगर इतना टैकल कर सकते हैं तो फिर ही जो है उसमें तशरीफ लाएं। देखिए, पहले तो मैं ये बात करूंगा कि कोई भी जॉब करने के लिए आपका अपना दिल होना चाहिए, माइंड होना चाहिए कि यार मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। अगर आपके जेहन में ही आ गया कि मैंने नहीं करना, तो आप गवर्नमेंट जॉब है या कोई और जॉब है, आप नहीं कर सकते। अच्छा, अब इस जॉब के स्पेसिफिक, हॉस्पिटल एक ऐसा इदारा है कि जो न संडे को बंद होता है, न सुबह बंद होता है, न रात को बंद होता है। बिल्कुल इसकी क्या। कोई 9 to 5 की या कोई मॉर्निंग शिफ्ट वाली जॉब नहीं है, मतलब हॉस्पिटल की। इवन ईद वाले दिन भी हर बंदा ईद की नमाज पढ़ रहा होगा, डॉक्टर जो है वो अपने मतलब कि टेबल पे, मतलब कि ऑफिस में बैठ के पेशेंट देख रहा होगा कि वो किसी भी टाइम आ सकता है। इस वजह से हॉस्पिटल की जॉब किसी भी कैडर की, चाहे आईटी ऑफिसर की कर रहे हैं या किसी और कैटेगरी में हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो पहले तो आपको ये माइंड भी बनाना पड़ेगा कि आपको किसी भी टाइम कॉल आ सकती है कि आए जी ये डाटा प्रिपेयर करें, आए जी ये इशू आ गया। मुझे याद है एक दफा थोड़ा सा इशू बना था कहीं, मतलब
पंजाब लेवल पे हाईलाइट हो गया था कि एक बच्चे की ऐसे मिसमैनेजमेंट हो गई और डिलीवरी उसकी मतलब फायर हो गई है रोड के ऊपर। उसकी सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए, उसको प्रूफ देने के लिए मैं सारी रात हॉस्पिटल में रहा था। एज ए आईटी ऑफिसर सीसीटीवी का सारा काम मेरे अंडर है। उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व थी, ऊपर हायर मैनेजमेंट थी कि जी ये देखें जी ये प्रूफ है कि इस तरह से डॉक्टर ने उसको चेक किया है, तो हॉस्पिटल की गलती नहीं है या कोई इस तरह से। तो बताने का मकसद ये है कि इसमें टाइमिंग इन्वॉल्व नहीं है। अगर कोई भी अपने ज़हन में ये सोच ले कि जी मैंने तो 2 बजे उठ के चले जाना जैसा बाकी सरकारी इदारों में होता है, तो उसको चाहिए कि हॉस्पिटल में ना आए। बिल्कुल, मैं समझ गया माशाल्लाह। बिल्कुल आपने रीजनेबल आंसर दे दिया। तो यानी अगर आप बिल्कुल 9 to 5 लेके इसमें माइंड में ना आए कि आपने गेम लिखी और घर ऐसे नहीं जाके है। बैठ गए हैं जो है। अच्छा ये तो आपने बता दिया कि ये जो है यानी कि आप किसी भी टाइम कॉल किए जा सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल जो है मतलब एक तो है मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो लेकिन ये एक बहुत मतलब कॉमन फिनोमेना है या मतलब ठीक है मतलब मंथ बाद या कभी-कभी ऑब्वियसली इसको करना पड़ता है। मेरे ख्याल में शुरू में मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती होंगी क्योंकि आपने नया-नया काम जो है वो उनको सिखाते होंगे और वो वगैरह। तो आहिस्ता-आहिस्ता मेरे ख्याल में अब आप शायद इसको मेक श्योर कर गए हो कि जो है ना कि टाइमली शायद आप लीव कर पाते हो। मैं जो है जिसे कह रहे हैं ऑन यूजुअल डेज़ की बात कर रहा हूँ। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर वो मैं उसको आई कैन अंडरस्टैंड दैट। नहीं, आपकी बात ठीक है। एक्चुअल में किसी भी नई जॉब पे ऐसे ही होता है। जब मुझे याद जो पड़ता है कि जब मैं मतलब कि 2017 में स्टार्ट में इधर आया था, तो मुझे 12-12 घंटे भी लग जाते थे कि मेरा ज़हन था कि मैंने ये काम करना है। मुझे कई चीज़ों की लर्निंग मतलब कि उसको सीखना पड़ा कि अच्छा ये चीज़, कई हार्डवेयर मेरे लिए ऐसे नए थे, कुछ सर्वर नए थे कि यार इसको कैसे मैनेज करना है, ये सीखना कैसे है। तो उसके लिए जैसे यूट्यूब एक प्लेटफ़ॉर्म है कि वहाँ से देखा यार कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है। मुझे उस टाइम मतलब 12-12 घंटे लगते थे कि मैं रात 8 बजे घर जाता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको पता होता है कि मैंने चीज़ों को कैसे टैकल करना है। तो अभी समटाइम्स मैं मतलब कि घर बैठ के कॉल पे सारी अपने जो मेरे नीचे ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं या कुछ जो मेरे नीचे स्टाफ है, मैं उनको इंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। कुछ टास्क ठीक है ऐसे माशाल्लाह हैं कि यानी जस्ट लाइक एनी अदर जॉब जो है वो शुरू में जी, मुश्किलात बिल्कुल। हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सपीरियंस गेन करते हो ऑब्वियसली फिर भी टाइम आपको कई बार यूटिलाइज करना पड़ता है लेकिन ओवरऑल आप चीजों को सीख जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं ठीक है जी, वो जी, ऐसे ही है, ऐसे ही। डन हो गया अच्छा तो उस्मान साहब आप एक अपना यूट्यूब चैनल भी रन कर रहे हैं थोड़ा सा उसके बारे में भी अगर जो है बता सकें कि उसमें क्या किस चीज के बारे में बताएंगे ताकि यूथ जो है अगर कोई लर्न करना चाह रही हो तो जो है उनको फायदा मिल सके देखिए मेरा जिस तरह से सारी हमारी गुफ्तगू रही, मेरा बैकग्राउंड आईटी का है, लेकिन डिपार्टमेंट में हेल्थ में बैठ के काम कर रहा हूँ, मतलब कि हेल्थ डिपार्टमेंट है। तो इन दोनों के मिक्सचर को मिला के मैंने वॉइस ऑफ उस्मान के नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, जिसमें मैं आईटी रिलेटेड न्यूज़ या हेल्थ रिलेटेड न्यूज़ को नॉर्मली शेयर करता रहता हूँ। जिस तरह अभी मेरा रिसेंट मैंने अपनी एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें जो कोरोना वायरस के हवाले से एक पब्लिक वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई हुई है कि उस लोगों को आम आइडिया नहीं है कि वो किस तरह से उस पर रजिस्ट्रेशन होना है या किस तरह से वैक्सीन जाके लगवानी है। तो वो मतलब वही कि मैं आईटी प्लस हेल्थ को मिला के अपना एक चैनल बनाया हुआ है, वॉइस ऑफ उस्मान। माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह और ये माशाल्लाह वक्त की जरूरत है कि मतलब जो है ना ऑडियंस जो मतलब हो सकता है जो आईटी से रिलेटेड हो या थोड़ा जो है इन चीजों को जानते हो वो तो कर लेते हो लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जिनको ऑब्वियसली रजिस्टर करना या ये करना ये कभी भी जो है वो उनके लिए बड़ा मुश्किल काम होगा तो बहुत अच्छी जी, बात जी। है कि आप माशाल्लाह इसको कंटिन्यू कर रहे हैं यानी कि हमें वेट करते रहना चाहिए कि उस्मान मोस्टली जो रिलेटेड होगा आपके चैनल से आप थोड़ा-सा एक तो अपने चैनल का वो ज़रा नाम वाइज़ ऑफ उस्मान जो है आपने बताया वॉइस नाम, ऑफ उस्मान। ठीक है, सही है। और जो है मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसका जो है चैनल आपके का लिंक भी इंशाल्लाह पेस्ट कर दूँ और इसमें मोस्टली हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जो न्यूज़ होंगी जो है रिलेटेड टू डीएचक्यू या कोई मतलब इन्फॉर्मेशंस जो ऑब्वियसली जो है लेमैन यूज़र के लिए या कह लें कि पेशेंट्स के लिए या जो एक यूज़र है उसके लिए जो है वो इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगी। इस तरह की जो आईटी प्लस जी, जी। मेडिकल रिलेटेड जो है।
जी ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, आपके वक्त का। माशाल्लाह आपने जो है बड़ी जो है कीमती बातें की हैं। तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपके आईटी ऑफिसर से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर आउट हो गए होंगे। अगर इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो आप जो है कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा। उस्मान साहब ऑब्वियसली गवर्नमेंट पर्सन है तो बड़े बिजी हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनकी तरफ पास ऑन कर सकूं, या अगर हम दोबारा कोई इंटरव्यू बेस्ड अपॉन क्वेश्चंस रख सकें। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार-बार जो है इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।